अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं TCL स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे वसीम खान के इस्तीफे की। उनका टेन्योर कैसा रहा ये पिछले कुछ साल जब से वो आए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या तब्दीलियां आई, उसके क्या असरात फील्ड पर आए। आज हम एक कोशिश करेंगे कि एक ऑब्जेक्टिव जायजा उस पर ले सकें और बात करें। अगेन, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि स्पोर्ट्स लाउंज ऐसा फोरम नहीं है कि जहां पर हम कोई अननेसेसरी कंट्रोवर्सी पे बात करें, तो इसलिए उनकी क्या रीजनिंग है रेजिग्नेशन की या क्या पीछे अफवाहें चल रही हैं, उन पर कोशिश करेंगे कि हम बात ना करें। वील टॉक अबाउट objectively about his performance as the chief executive officer of the Pakistan Cricket Board. उसके अलावा जो नेशनल T20 में मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले, कल तो बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस होते रहे, तो उस पर भी ज़रूर नज़र डालेंगे। जो परफॉर्मर्स जैसे जैसे उभर के सामने आ रहे हैं उन पर भी ज़रूर आज हम कोशिश करेंगे कि एक जायज़ा ले सकें और उस पर भी हम ज़रूर रेहान से आज उस पर उनका ओपिनियन लेंगे। साथ ही साथ यूएफए चैंपियंस लीग के मैचेस हुए, उसमें ला लीगा टीम्स की और इंग्लिश टीम्स की क्या परफॉर्मेंस थी, हिंट ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उस पर आज ज़रूर इस शो में हम नज़र डालेंगे। उसके अलावा आपके ट्वीट्स को भी शो का हिस्सा बनाया जाएगा। सो वी हैव अ गुड शो लाइंड अप फॉर यू। रेहान, लेट्स जस्ट स्ट्रेट इनटू द बिग न्यूज़। 2 दिन पहले वसीम खान की रेजिग्नेशन की खबर सामने आई। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि वसीम खान पर ओपिनियन डिवाइडेड रहा है जब से वो आए थे। कुछ लोग उनके फेवर में नहीं थे, कुछ उनके बहुत हक में थे। हमने ये सोशल मीडिया पे भी क्लियर कट डिवीजन देखी जब से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, बल्कि इनफैक्ट ये टॉपिक ट्रेंड भी करता रहा काफ़ी हद तक। तो अगेन, मैं उन चीज़ों पे नहीं आ रहा कि क्या अफवाहें चल रही हैं, क्या वजूहत हैं। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई हुई है वो यही आई हुई है कि वो अपनी फैमिली के पास अब वापस जाना चाहते हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट वाज आई बिलीव एक्सपायरिंग इन फरवरी, तो पीछे ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उन्होंने इस वक्त सोचा कि जी दिस इज़ द राइट टाइम। सो वी विल कीप ऑल दैट कंट्रोवर्सी टू वन साइड, ठीक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट हिज टेन्योर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव। सो टू स्टार्ट ऑफ विद, लेट्स गो टू द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। आई थिंक लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दैट। आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ थी कि जब डोमेस्टिक सिस्टम की बात आ रही थी, 6 टीमों की बात आ रही थी, तो उस वक्त ही वॉज ब्रॉट इन एंड बेसिकली वो बिल्कुल नए आए थे, तो उनको एक रिपोर्ट मिली जिसके ऊपर उनको ये पता चला कि दिस इज़ द एवरेज सैलरी जो प्लेयर्स को मिलनी चाहिए। उस सैलरी के बेस के ऊपर जो है वो डिविजन हुई टीम की और सैलरी स्ट्रक्चर एक क्रिएट किया गया। अनफॉर्चुनेटली जो रिपोर्ट उनको प्रेजेंट की गई, वो जो रिपोर्ट थी दैट वाज इनकरेक्ट, फैक्चुअली इनकरेक्ट, बिकॉज उसके अंदर एवरेज पे ली हुई थी ऑफ रीजनल टीम्स एंड रीजनल टीम्स वर गिविंग प्लेयर्स फार लेस मनी देन डिपार्टमेंटल टीम्स वर। फॉर एग्जांपल SNGPL का एक अच्छा प्लेयर तकरीबन 5-5.5 लाख के रिटेनर के ऊपर खेलता था। ये यू कैन से दिस ऑन अथॉरिटी। रिपोर्ट प्रोवाइड की गई जिसके अंदर ये था कि ये जो है क्या कहते हैं, ये सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। what that meant was कि बिकॉज 6 टीमें करनी थी और ये उनकी डिसीजन नहीं थी, उनको ये कहा गया था ये आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो अ लॉट ऑफ पीपल वेंट आउट ऑफ देयर जॉब्स एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। वो जो आप कह रहे हैं तब डिवीजन ऑफ कैंप्स क्रिएट हुई है। तो आई डोंट नेसेसरली ब्लेम हिम फॉर द सैलरी स्ट्रक्चर थिंग, बिकॉज एक बंदा नया आया है, तो जो लोग एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं सिस्टम के अंदर उनको इन्फॉर्मेशन बेहतर देनी चाहिए थी। सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंटायर कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। बट आई विल गिव हिम क्रेडिट फॉर द फैक्ट कि जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो जो टेलीवाइज होना शुरू हुई है, इवन यूट्यूब के ऊपर वो चलना शुरू हुई है, वो एक बहुत नेसेसरी स्टेप था। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अक्सर या आप नेशनल टीम में प्लेयर देख रहे होते थे या एक जनरल व्यूअर जो है वो एक PSL का मैच देखता था। इवन नेशनल T20 कप की इससे पहले की अगर आप प्रोडक्शन क्वालिटी या ब्रॉडकास्टिंग देखें, इट इज़ नॉट एट द सेम लेवल जहाँ पे लोग उसको उस तरह एंजॉय करते थे। तो आई थिंक द बिगेस्ट स्टेप वॉज टू ब्रिंग these domestic cricketers to everyone's doorstep so that everyone can watch them and then comment on them, which created like a lot of issues के लोगों को हुआ कि जी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स क्यों नहीं खेल रहे, ये क्या वो है। लेकिन that for that discussion to start, at least it created an awareness. It created an awareness and that's the good thing about it. And as far as with Wasim Khan, मेरा एक प्रोफेशनल रिलेशन रहा, पर्सनल रिलेशन नहीं था, बट what I found interesting about him is कि 2-3 दफ़ा जब इश्यूज कोई रेज हुए तो he was very professional in the manner that he dealt with those issues. Instead of saying कि ये ऐसे ही होगा, he was politically correct and also like met you halfway. अच्छा,
अगेन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इसके अंदर कोई अननेसेसरी कंट्रोवर्सी देखने का हमारा कोई यहाँ पर एजेंडा नहीं है. वी जस्ट वांट टू हैव एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ हिज रोल. तो काफ़ी हद तक अगर हम बातें करें कि इस बोर्ड ने क्या अचीव किया अंडर हिज टेन्योर, तो वो जो हमने कुछ अर्सा पहले जब मानी साहब गए थे और उनके टेन्योर की जो हमने असेसमेंट किया था, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी हद तक वही ओवरलैपिंग चीज़ें हैं. दी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर्स वाली बात आ गई थी, वो भी इन दोनों की वॉच में हुआ. दूसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल टीम्स, अगेन मैं यहाँ पर ये वाली बात हमेशा कहता हूँ कि जो काम था इस पर वो कुछ अर्सा पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन दे कंटिन्यूड दैट. और आपको देखिए हमारे अमूमन पाकिस्तान में प्रॉब्लम कि आपकी कोई अच्छी जब पॉलिसीज़ होती हैं तो उनकी कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी होती है. तो इन्होंने जो जिस तरीके से नेशनल इंटरनेशनल टीम्स वगैरह को इधर लेकर आए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव. मेरे नज़दीक वसीम खान के टेन्योर की एक और जो पॉजिटिव बात थी वो थी वुमेंस क्रिकेट. क्योंकि उन्होंने वुमेंस क्रिकेट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया, एक प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर उनका सामने आया. they made it possible for these women to then be professional cricketers. आई थिंक जो बिल्कुल आपने ठीक बात की, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ऑल्सो. आई थिंक वो जो थोड़ी बहुत पॉलिसी चेंजेस आई, फॉर एग्जांपल मैटरनिटी लीव जो आई थिंक दैट इज ग्रेट फॉर वुमेन क्रिकेटर्स. द अदर थिंग दैट ही डिड वाज कि ये छोटी छोटी चीजें थी जो पहले ओवरलुक हो रही. ये बेसिकली बेसिक राइट्स हैं और ये होने चाहिए थे पहले, एंड क्रेडिट टू हिम फॉर ब्रिंगिंग देम अप. एंड द अदर थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इज के अगर आप देखें कि पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट काफ़ी देर से हो रही है, लेकिन उसको उस तरह अटेंशन नेशनल लेवल के ऊपर नहीं मिल रही थी. सो हाईलाइटिंग वुमेन प्लेयर्स, ट्राइंग टू गेट इन स्पॉन्सर्स फॉर देम. लाइक इस पीरियड के अंदर आपने ये भी देखा कि वुमेन्स टीम को आई थिंक दिस इज ओनली द फर्स्ट और सेकंड टाइम कि उनको स्पॉन्सर मिला है, टाइटल स्पॉन्सर मिला है पाकिस्तान की नेशनल टीम को, विच इज़ ग्रेट बिकॉज देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इन दैट मार्केट एंड दैट शुड बी एक्सप्लोर्ड. और दूसरी चीज़ मैं हमेशा ये बात करता हूँ, एक चेयरमैन और एक CEO उनका काम क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स बिल्ड. तो इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग दोस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स एंड एम्पावरिंग पीपल अराउंड हिम, आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब. अच्छा नहीं, लेकिन उसके अंदर भी फिर मैं यही वाली बात कहूँ कि ये कहना तो हमारे लिए आसान है, लेकिन जब कोई फॉर्मर किसी बंदे का अगर हिस्टोरिकल लिंक हो क्रिकेट में और उनकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो, तो आप उनसे जो फील्ड पे भी रिजल्ट होते हैं तो आप उसके लिए भी उन्हें टू सम एक्सटेंट आप उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करते हो. तो मैं उस पर भी बात आऊँगा. तो ये तो अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिव्स की. नेगेटिव्स या जो क्रिटिसिज्म है या जो शॉर्ट कमिंग्स थी उन पे भी बात अगर हम ना करें, बिकॉज अगेन दिस इज अगेन मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव है. आपको जिस तरह रेहान ने कहा वो जो 6 टीमों वाला स्ट्रक्चर था, दैट विल ऑलवेज बी समथिंग विच ही विल बी एसोसिएटेड विद एंड टैग विद, विच हमारे नज़दीक ज़रा थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि हमें भी पता है कि वो इमरान खान साहब 1990 से चाहते हैं कि वो स्ट्रक्चर पाकिस्तान में होना चाहिए था, तो वो फाइनली उसकी इम्प्लीमेंटेशन है. मेरे नज़दीक जो और एक दो इशूज़ थे वो ये थे कि थोड़ा सा आप अगर चलें तो मेरे नज़दीक जहाँ पर जब ये कोविड वाली सारी सिचुएशन हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया एज़ फार एज आर इंटरनेशनल टूर्स आर कंसर्न, सब कुछ दैट वाज कमेंडेबल. सारी क्रिटिसिज्म घुमा फिरा कर आती है ऑन द क्रिकेटिंग साइड. मेरा क्रिकेटिंग साइड के ऊपर एक तो सैलरी स्ट्रक्चर से इशू है. मैं परफॉर्मेंसेस की बात नहीं करता बिकॉज ही इज़ नॉट इन चार्ज ऑफ परफॉर्मेंसेस, दैट्स नॉट हिज जॉब. जो बेसिक इशू है वो मुझे ये है कि एंड दिस डजंट जस्ट गो विद वसीम खान, दिस आल्सो गोज फॉर एहसान मानी एज वेल, इसके जब पाकिस्तान 2019 का वर्ल्ड कप खेल कर वापस आया एंड पाकिस्तान वेंट ऑन अ रन, डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स बिकॉज शुरू में टूर्नामेंट की बहुत ख़राब परफॉर्मेंस थी. उसके बाद पाकिस्तान पिक्ड अप एंड वाज अ फॉर्म टीम एंड इवेंचुअली नेट रन रेट के ऊपर पाकिस्तान कुडंट मेक इट टू द सेमीफाइनल्स. उसके बाद जो कमेटी बनी अराउंड असेसिंग द टीम्स परफॉर्मेंसेज एंड देन द entire manner that committee was run is I think सबसे जो क्वेश्चनेबल चीज़ है वो उनके टेन्योर में ये रही है, उनके जिसके बाद मिसबा की अपॉइंटमेंट हुई. हाँ, और उसके ऊपर आई एम नॉट सेइंग, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि क्रिकेटिंग देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि आपको क्रिकेटिंग देखना पड़ेगा व्हेन यू केम इन. अब वो मुझे आज भी वो याद है वसीम खान की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब वो उन्होंने कहा था जी क्या आप खुश हैं, हमारा फलाना रैंक है फलानी में, फलाना रैंक है फलानी वनडे में, फलाना रैंक है टेस्ट में, क्या आप खुश हैं. अनफॉर्चुनेटली 2.5 years आफ्टरवर्ड्स जहाँ वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा ज़रूर है कि हमारे वो रैंक अब एक्चुअली उससे भी ज़्यादा नीचे स्लिप. आई थिंक द थिंग इज कि जब भी कोई चेयरमैन या CEO आएगा तो वो क्रिकेट की बात करेगा बिकॉज दैट इज़ व्हाट सेल्स इन पाकिस्तान के क्रिकेट, लेकिन उसका असल काम तो आपको ही पता है, मुझे पता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्रिएट करना एंड एम्पावरिंग योर नेशनल टीम एंड योर वो आपकी रीजनल टीम्स. ठीक है,
तो जो मुझे किसी बंदे से पर्सनल इशू नहीं है, मिसबा अपॉइंट हुए, वकार अपॉइंट हुए, कोई भी अपॉइंट हुए. The thing is the manner the process that was followed, is questionable, because you cannot have someone assess another person, then you get that person is fired and you are on the committee that fired that person and then you take his job. ठीक है, ये process दुनिया में कहीं नहीं होता. So I think that is the one question mark I have. और लेट्स बी ऑनेस्ट, आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जितना मर्जी स्ट्रेंथन होता रहे, जब जो एक एवरेज फैन है उसे ज़्यादा गरज पाकिस्तान की ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस है. बट एनीवेज, दिस विल अनदर चैप्टर क्लोजेज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. वी विश द वेरी वेरी बेस्ट इन हिज फ्यूचर एंडेवर्स. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेशनल T20 पे बात करेंगे. देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबले शुरू हो गए हैं इन द नेशनल T20, जहां पर क्लोज इनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं. कल तो बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए थे और अब हमें ग्रेजुअली कुछ लोगों की परफॉर्मेंसेस और सामने आनी शुरू हुई हैं. जो बेस्ट चीज़ है नेशनल T20 की वो ये है कि हर बंदे की परफॉर्मेंस पे उसकी कोई ना कोई जगह सोशल मीडिया पे बन जाती है वर्ल्ड कप स्क्वाड में. तो अगेन हमें इसे उस सेंस में देखना चाहिए कि अभी there is a lot that goes behind selecting a player. तो आई एम नॉट श्योर कि एक दो परफॉर्मेंसेज इन द नेशनल T20 विल मेक योर वे इनटू द 11 लेकिन इनटू द वर्ल्ड कप स्क्वाड. लेकिन आज तक का जो इसका जो टाइटल जो इसका टेबल है अगर हम उस पर नज़र डालें तो सिंध हालांकि कल रात को KP से कन्विंसिंग मैनर में हारे, लेकिन उसके बावजूद नेट रन रेट की वजह से वो अभी भी टॉप ऑफ द टेबल हैं. नॉर्दर्न और KP के भी 6-6 पॉइंट हैं, जबकि सदर्न पंजाब इज बॉटम ऑफ द टेबल विद 0 पॉइंट्स. बलूचिस्तान, सेंट्रल पंजाब और ये आर इन 5th एंड 4th पोजीशन. आज के मैच जो होंगे उसमें इस वक्त जो मैच चल रहा है वो सदर्न पंजाब वर्सेस बलूचिस्तान चल रहा है. और उससे पहले भी एक बहुत वेलनेस जैसे एक बड़ी खबर है वो ये है कि सदर्न पंजाब के कैप्टन शोएब मकसूद हैज स्टेप डाउन फ्रॉम हिज रोल एज कैप्टन एंड आमिर यामीन विल नाउ बी कैप्टनिंग. अब मैं अगर इसके अंदर बड़ा ऑनेस्ट बात करूं, आई थिंक दैट्स द राइट मूव, बिकॉज़ हमने पिछले शो में वाली बात की थी. शो पे कहा था कि शोएब मकसूद इज एट अ स्टेज ऑफ हिज करियर जहां पे वो क्रिकेट एंजॉय करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं. वो कैप्टनसी ये डोमेस्टिक के अप्स एंड डाउन्स एंड हैविंग इश्यूज विद कोचेस एंड कोचेस हैविंग इश्यूज विद हिम एंड ऑल दोस थिंग्स, ही हैज बीन थ्रू इट. एंड द रीजन दैट ही हैज हैड अ कपल ऑफ रियली गुड ईयर्स इज बिकॉज ही हैज प्लेड विद फ्रीडम. So the best way to utilize him is to give him complete freedom and let him enjoy himself. आप अगर सदर्न पंजाब की परफॉर्मेंसेस देखें इस सीज़न तो आई थिंक सदर्न पंजाब, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि सदर्न पंजाब को अगर जज करना है तो आप इस सीज़न पर नहीं जज कर सकते बिकॉज दे रीबिल्ड द टीम, बट देयर आर सर्टन डिसीजंस विद द ट्रेड्स विच अगर आपके पास कैप्टन मौजूद नहीं था तो आपने जो आपका तीनों फॉर्मेट में कैप्टन कर रहा था और हु वाज वेरी सक्सेसफुल स्पेशली इन द नेशनल T20 कप, वो चला गया. फिर आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हु वाज बेसिकली योर ओनली स्टेबलाइजर इन द मिडिल ऑर्डर और जिसकी वजह से आपका मिडिल ऑर्डर में बाकी लोग ही रन करते वो भी आपने सेंट्रल पंजाब वो भी चला गया और जिसको आप उसकी जगह लेके आए वो T20 खेलता ही नहीं है. सो आई मीन, और तीसरी बात भी ये कि ठीक है फैसल अकरम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक बंदे ने जिसने आपको नॉन स्टॉप मैचेस जितवाए, हु स्टिल द बेस्ट स्पिनर इन द टूर्नामेंट. जाहिद महमूद, आई थिंक मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट एंड ऑल एंड एक्सपीरियंस एंड जाहिद महमूद लेग स्पिनर्स में जितनी उनके पास क्वालिटी है शायद ही किसी के पास. आई मीन वी टॉक अबाउट उस्मान कादर, शादाब एंड ऑल ऑफ दीज गाइज, दे आर ऑल रियली गुड स्पिनर्स, बट इनमें से एक बंदा जिसका फ्लिपर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर फ्लिपर एंड दैट्स जाहिद महमूद. और गूगली की भी उसी पेस है, इज क्विकर थ्रू द एयर. मतलब जो हम अफगानिस्तान के स्पिनर्स को जिस वजह से पूरी दुनिया में सराहा जाता है ना, वो सारी क्वालिटीज़ मेरे नज़दीक जाहिद महमूद में है. मतलब that's personally. Yeah, I think Zahid the one thing that Zahid needs to work on is कि जब Zahid को एक आधा shot पड़ती है उसके बाद how he reacts to it, and I think that's a problem with him. But other than that, in terms of just skill set, he's up there. और I think वही जो मैंने पहले बात की थी कि उनकी it's a very young team that they're trying to put together in terms of experience as well. और जो मैंने पहले बात की थी कि it does not surprise me that Balochistan and Southern Punjab are the two bottom teams. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ T20 अपीयरेंसेस इन बलूचिस्तान की टीम 27. आपने वो वाली बात है. और सदर्न पंजाब की 40. ठीक है. सेंट्रल पंजाब 564 एंड नॉर्दर्न एंड KP एंड सिंध ऑल अबव 100. ठीक हो गया. अब जरा चलते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट एक्चुअली मैचेस पे भी बात करते हैं. हमने देखे कुछ परफॉर्मेंस जिन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, उन्होंने पिछले हफ्ते में
या पिछले 2-3 दिनों में तो खैर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सबसे पहले सदर्न पंजाब के फॉर्मर कैप्टन शोएब मकसूदी की बात कर देते हैं, जिन पर लोगों ने कहा कि इस वक्त वो सही नहीं खेल रहे, वो क्या कर रहे हैं। तो शोएब प्रमोटेड हिमसेल्फ एज एन ओपनर, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि शोएब मकसूद पिछले 3 साल से ये कह रहे हैं, और खाली शोएब मकसूद नहीं कहते, ये शोएब मलिक वगैरह भी कहते हैं कि अगर शोएब को आपने सही तरह यूटिलाइज करना है तो आप उसे टॉप ऑर्डर में यूटिलाइज करें। दैट इज़ व्हाट मुल्तान सुल्तान इन द बिगिनिंग, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द PSL हम ऊपर कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास लेन, वेंस, रिजवान थे। तो वहाँ पर अब आप समझ ही सकते हैं कि उनकी जगह, और एडम लाइथ भी बाहर बेंच पे बैठे हुए थे, शान मसूद भी बाहर उस वक्त तक बेंच पे बैठे हुए थे। तो शोएब मकसूद कुड नॉट प्ले इन द टॉप ऑर्डर एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन हमने जब अबू धाबी में गए तो क्लियर कट डिसीजन यही था कि शोएब मकसूद विल प्ले इन द टॉप ऑर्डर, 3 पर खिला लेंगे, लेकिन ही हैज़ टू प्ले इन द टॉप ऑर्डर टू देन सॉर्ट ऑफ लाइक रियली फील कंफर्टेबल। और आपने वो देखा रेहान कि वो जो उनका ओपनिंग वाला नॉक है, ही फेल्ट कंफर्टेबल। आज भी आई नो ओपनिंग कर रहे हैं लेकिन उनके साथ सारे आउट होते जा रहे हैं। आई थिंक मुझे एक बैटिंग ऑर्डर जो भी हो, आप जिस तरह मर्जी करें, देयर एंट्री पॉइंट्स इन इनिंग्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एंट्री पॉइंट इन इनिंग्स, शोएब मकसूद का अगर एंट्री पॉइंट विद इन द पावर प्ले हो जब वो बैटिंग करने आए, तो ही इज़ अ मच बेटर प्लेयर। ठीक है। शोएब मकसूद की एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि शोएब मकसूद का जो स्ट्राइक रेट होता है, पहली 5-6 बॉलों पे तो हर बंदे का थोड़ा नीचे होता है, लेकिन शोएब मकसूद जब वो 30-35 बॉलें खेल लेते हैं उनका 200 का स्ट्राइक रेट होता है, पर देन ही डजंट प्ले एट द सेम रेट। सो उनकी बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ शोएब मकसूद इज़ बिटवीन ओवर्स 4 and 16। उसके दरमियान में आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आइडियली ही शुड कम इनटू बैट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, और आपकी टीम का रन ज़्यादा बन जाएंगे। आपने दूसरी बात की, आई फील के शोएब मकसूद ने वो थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई जब शोएब मकसूद ने वो जाकर आई थिंक थोड़ी ट्विटर पे वेंटिंग की, और उसके बाद तो आई फील लाइक देयर वाज दिस वेट ऑफ हिज शोल्डर्स, लाइक यू सॉ इन हिज बैटिंग के उनको थोड़ा फ्रीडम मिला। अच्छा, एक और बात भी है ना, अब देखें आप पाकिस्तान टीम में आप उन्हें लेकर गए नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप अभी भी प्रभात में आपने कहा कि नहीं खेलेगा तो 6 पे खेलेगा, 5 पे खेलेगा, ये करेगा। आई थिंक ऑन सम लेवल, और ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के दिमाग में भी होता है, वो होता है कि यार अगर हम जब तक ओपनिंग नहीं करेंगे ना, हमें ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन कंसिडर ही नहीं करेंगे। व्हेन आई से टॉप ऑर्डर आई मीन द टॉप 3 पोजीशंस। ठीक है, टॉप ऑर्डर इज टॉप 3। तो जब आप अगर आप नंबर 4 पे भी शोएब मकसूद आएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली कहेंगे यार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऐसे पीछे भेजो। नहीं, सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी पहले ओवर में एक विकेट गिर गई, ठीक है, और दूसरे ओवर में आपकी फिर विकेट गिर गई, शोएब मकसूद नंबर 4 पे आ रहे हैं, तो इट डज नॉट मैटर बिकॉज एंट्री पॉइंट उनका बिल्कुल परफेक्ट है उनके लिए। ठीक है, तो आपने बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रखना, आपका बेसिकली जो बेस्ट पॉसिबल मेथड टू यूज पाकिस्तानी फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर के एंट्री पॉइंट और मैचअप। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मुझे स्पिनर एक बॉलिंग कर रहा है, फिंगर स्पिनर नॉट स्पिनर, फिंगर स्पिनर बॉलिंग कर रहा है और मैंने अटैक करना है और आपका एक बंदा आउट हुआ है, तो आप आंखें बंद करके शोएब मकसूद को भेजें एंड गिव हिम अ लाइसेंस। ठीक हो गया। ठीक है, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। आई मीन मैचअप डेटा में आप डिटेल में जाएं, यू कैन गो डीप इनटू देम, बट लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग कि अगर एक बॉलर टाइप एक बैट्समैन को लगता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, तो अगर उसको लगता है वो 6 की 6 बॉलों में मार सकता है, उसको 6 की 6 बॉलों में मारना चाहिए। और ये हम हिस्टोरिकली बल्कि इनफैक्ट इस डेटा के साथ पहले भी खेलते रहे। अच्छा, कल एक बहुत जो वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द नेशनल T20 था, दैट वाज सेंट्रल पंजाब वर्सेस नॉर्दर्न, जिसके अंदर बाबर आजम, ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेयर। हम कितने लकी हैं कि इस वक्त बाबर आजम हमारे लिए खेल रहे हैं, एंड वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ बाबर आजम। दैट्स द लेवल ऑफ fortune I feel whenever I see him bat. उनकी 6ठी T20 सेंचुरी थी, highest number of centuries since 2019 in this format, और बहुत ही दिलचस्प। और मेरे नज़दीक ये बाबर आजम की जो इनिंग्स थी, मुझे पता है उसके बाद लोगों ने बहुत तनकीद की, सब कुछ किया, लेकिन मेरे नज़दीक ये बाबर आजम की इनिंग्स वॉज मोर सिग्निफिकेंट फ्राम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीइंग हिज डेवलपमेंट एज अ प्लेयर, क्योंकि आपको काफ़ी हद तक एक क्लियर शिफ्ट ऑफ गेयर नज़र आया बिटवीन द 2 halves ऑफ हिज इनिंग्स। लेकिन उसके जवाब में नॉर्दर्न ने जिस तरीके से ये मैच चेस किया, उस पर तो बल्कि मैं और रेहान बात कर रहे थे। रेहान, आपने क्या कहा था? नॉर्दर्न का लगता है कि जिस तरह वीडियो गेम चल रही है, आप अपनी मर्जी से राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन को अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। आई मीन नॉर्दर्न की जो टीम है, अब अगर आप बैटिंग लाइनअप देखेंगे ना सारी टीम्स की, तो नॉर्दर्न की बैटिंग लाइनअप ऑन पेपर आपको लगेगा कि यार इसमें कोई स्टेबलाइजर नहीं है, इसमें कोई रिलायबल प्लेयर नहीं है, बट व्हाट नॉर्दर्न डू रियली वेल, इसके नॉर्दर्न को पता है कि हमने किस पॉइंट एंट्री पॉइंट पे किस बैट्समैन को भेजना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछले मैच में जो इन्होंने चेस किया था वो 170 ऑड इन्होंने चेस किया, इमाद वसीम आए, उन्होंने 14 स्कोर किया, स्कोर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस रोल पे आके किया, लेकिन वो जब आए तो उमर खान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो दूसरे एंड से हसन खान भी लग सकते थे, तो बिकॉज एक लेफ्ट हैंडर आया
तो हसन खान दूसरे एंड से नहीं लगे और आगा सलमान को ओवर देना पड़ा इमाद वसीम के अगेंस्ट। नाउ बिकॉज आगा सलमान वाज बॉलिंग, इमाद ने सिंगल लिया और हैदर ने उसको छक्का मारा फिर चौका मारा। सो बेसिकली हैदर के लिए फेवरेबल मैचअप वो है और इमाद के लिए फेवरेबल मैचअप था लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो आप बेसिकली एट नो पॉइंट इन द इनिंग्स डू नॉर्दर्न अलाउ द ऑपोजिशन टू हैव अ फेवरेबल मैचअप फ्रॉम बोथ एंड्स एंड दैट इज व्हाट वर्क्स फॉर देम। यानी वो बेसिकली अपने रिसोर्सेज मैक्सिमाइज करें। आप ऑन पेपर आप मुझे बताएं उनकी अगर आप टॉप ऑर्डर देखें तो हैदर के बारे में इस टूर्नामेंट से पहले लोगों ने पीपल फॉरगेट दैट ही इज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और क्या खत्म हो गया, ये है वो है, इसकी टेक्निक नहीं ठीक। वो 20 साल का बच्चा है, ठीक है, और वो T20 में कौन सी टेक्निक चाहिए आपको। और लोग बात करते हैं कि जी सिर्फ लेग पे छक्के मारते हैं प्लेयर्स। लियम लिविंगस्टन, टॉम बैंटन, एवरी बिग हिटर यू कैन नेम इन द वर्ल्ड, वो अपने एक स्पेसिफिक एरिया पे वो लेग पे छक्के मारते हैं, ठीक है। यानी स्पेसिफिक एरिया छोड़ दे, बहुत कम लोग हैं जो ऑफ पे उतना कंफर्टेबली छक्के मारते हैं, लेकिन 6 हिटर्स नॉर्मली हिट 6 ऑन द लेग साइड एंड डेटा प्रूव्स दैट। यानी आप जितना मर्जी ले आए हिटर, आई मीन या पॉलार्ड शॉल मार लेते हैं ऑफ के ऊपर भी, बट नॉट एज कंसिस्टेंटली। लेग इज वेयर एवरीवन हिट 6। अच्छा, मुझे पता है मैंने कहा था कि मैं किसी जानबूझ के कोई मिर्च मसाला नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिस तरह की हैदर अली की परफॉर्मेंसेस है, यू सी हिम गोइंग टू द वर्ल्ड कप एज अ लेट चेंज। आई थिंक मेरा इस चीज़ से सबसे बड़ा इख्तलाफ किसी भी चेंज से ये है कि आप हैदर इन माय ओपिनियन पहले ही वर्ल्ड T20 स्क्वाड होना चाहिए, तो बस इधर ही बात खत्म कर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अभी अगर आपने स्क्वाड अनाउंस किया आप चेंज कर सकते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि अगर नवाज इमाद 11 में खेल रहे हैं तो लेफ्ट हैंडर्स को आपने, पाकिस्तान फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर नहीं करेगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। यूज देम, ठीक है। अगर आप अपने प्लेयर्स यूज ही नहीं कर रहे तो व्हाट्स द पॉइंट। अच्छा, एक बंदा जिसकी मेरे नजदीक आई थिंक जगह से बिल्कुल पक्की कर लिया, दैट इज मोहम्मद नवाज। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फुटबॉल पे बात करेंगे, खास तौर पे चैंपियंस लीग पर। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। अब हम बात करेंगे फुटबॉल की, और आपको जिस तरह हम हमेशा बताते रहे हैं कि इस दफ़ा ला लीगा आप लाइव देख सकते हैं जियो सुपर पर, तो उसमें एक मोर और लेस फ़ैन बेस जो ला लीगा की है वो स्ट्रेंथन होती जा रही है, और उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपनी टीम्स को सही तरीके से फॉलो कर सकें। और जो ला लीगा के फॉलोअर्स हैं वो घुमा कर आपकी जो टॉप 3-4 टीमें होती हैं उनमें ज़रा ऑब्वियसली इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और वही 4-5 टीमें, मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ ला लीगा की 5 टीमें हैं चैंपियंस लीग में, उन्होंने इस हफ्ते क्या परफॉर्मेंस थी उनकी चैंपियंस लीग पर, इस पर हम ज़रूर नज़र डालेंगे। इससे पहले कि मैं उस पर बात करूँ, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द बिग गेम दैट वाज PSG वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। उसके अंदर PSG मैनेज टू विन 2-0, जिसके अंदर लियोनेल मेसी स्कोर्ड हिज डेब्यू गोल फॉर PSG, और वो एक बहुत ही खूबसूरत गोल था। उस मैच पर डिटेल में तबसरा हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द ला लीगा टीम्स। हमने पिछले हफ्ते बार्सिलोना की बात की थी काफ़ी ज़्यादा, और हमने बात की थी कि बार्सिलोना के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट विन थी वो जो उन्होंने लेवांते के खिलाफ थी, सब कुछ था। लेकिन इस दफ़ा जब बार्सिलोना खेला और बार्सिलोना वाज अप अगेंस्ट बेनफिका, तो हमने एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखी। बार्सिलोना वाज ऑल ओवर द प्लेस, द प्रेशर इज नाउ बैक ऑन रोनाल्ड कोमन। 3-0 दे लॉस्ट 3-0 टू बेनफिका। You know, Barcelona in their last five Champions League matches have conceded 14 goals and scored 2 and haven't won a single one. Yes. ठीक है, तो basically Barcelona की Champions League की performances have been a huge issue. इस सीजन आपको अगर आपको अभी भी रियलाइजेशन नहीं होती कि how important Lionel Messi was to this team, तो कभी नहीं होगी। Like he literally carried Barcelona in the last 2 seasons. ठीक है, Barcelona, I'll say last 3 seasons. Yeah, and लाइक पहले तो फिर आपके थोड़ा कॉम्बिनेशन में था, लेकिन ही वाज कैरिंग दिस टीम। एंड द थिंग विद बार्सिलोना राइट नाउ इज के, मैंने पहले भी उस शो पे बोला था कि उनकी जो कोर है ना, जिसके ऊपर उन्होंने अगले अपनी टीम बिल्ड करनी है, दे आर ऑल अंडर 21, ठीक है, एंड इट विल टेक टाइम। सो बार्सिलोना बिकॉज और अपने वेजेस कट करने थे वो नए प्लेयर्स लेके नहीं आए, एंड देयर आर सम डिसीजंस व्हिच मेक्स नो सेंस एट ऑल। सो फ्रैंकी de Jong वाज देयर बेस्ट प्लेयर, एंड सडनली जब आपको गोल पड़ता है, जब आप थोड़ा पीछे जाते हो, तो आप you push. Frankie de Jong had already created 3 chances, and what Koeman did was to put him into a deeper position, which meant कि basically nothing was clicking, nothing was going through the कोई center. creativity नहीं थी, center से कुछ हो ही नहीं रहा था ना। So basically again the thing is कि आपने इस सीजन से पहले कभी नहीं सुना होगा, बार्सिलोना 3-5-2 पहले भी खेलता है, लेकिन आपने कभी नहीं ये सुना होगा कि बार्सिलोना के कुछ 4-5 मैच होंगे जिसमें बार्सिलोना के ऑपोजिशन से ज़्यादा क्रॉसेज हों, कि they are relying on crosses to score goals, which doesn't make sense. And also Luke de Jong की जो साइनिंग है that on deadline day that's come back to haunt them.
ही इज़ अ गुड गोल स्कोरर, बट जिस तरह के चांसेस वो इस वक्त मिस कर रहे हैं, इट डजंट फील दैट ही फिट्स देयर. ठीक हो गया. फाटी एंड पेड्री एंड उस्मान डेम्बेले, दोज आर द प्लेयर्स दैट नीड टू रिप्लाई. अच्छा, ये मैम ने बार्सिलोना से स्टार्ट इसलिए की थी क्योंकि मैं ईज इन करना चाह रहा था इनटू द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन. रियल मैड्रिड लॉस्ट एट होम टू अ मोल्डोवन साइड बाय द नेम ऑफ शेरिफ. Probably the biggest upset in the history of Champions League. No, Madrid In have the lost. history of football, in the history of the world, in the history of the history. ठीक है, ये Real Madrid lost 2-1 और उसके अंदर भी यार बाकी सारी परफॉर्मेंस एक तरफ. What a goal! What a winner! Unbelievable technique! What a finish! Yeah, I think finish and also like मैंने ये पहले बात point out की थी कि Madrid have like successfully managed to do something जो मैं सोचता था impossible है, कि break down Casemiro completely. Casemiro has not been rested for 3 years. ठीक है, उसको कोई off time नहीं मिलता. He's playing Saturday, he's playing Tuesday, then he's playing Saturday again, and then he's playing for his national team, traveling all the way to Brazil and playing for them, and then he's also playing their friendly matches and also training in every match. So basically right now Casemiro doesn't even fit into the system. It looks like he's tired, and because Casemiro is not performing at that level, आपको Madrid का defense हर दफा exposed नजर आता है. Madrid have had a good start to the season, but Casemiro की performances are a huge concern. The thing with Madrid is that even in this match they created enough chances. They could have won. Vinicius was good. He couldn't finish off his chances. When Madrid brought on Luka Modric and Toni Kroos is when they got complete control of the match, and they still lost. The thing with Madrid is कि अगर आप उनकी टीम की कोर में से, जो उनकी कोर है, कोर्टवा एंड Alaba एंड Modric, Kroos एंड Benzema, इनमें से कोई एक भी लॉन्ग टर्म इंजरी होती है ना, तो Madrid are not a good team at all. Madrid are not a good team if one of them gets injured. Imagine if Benzema gets injured, they have no replacement. लेकिन प्लस मुझे थोड़ी सी लग रहा है कि जिस तरीके से एंचेलोटी लाइनअप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, इस वक्त आई थिंक उसका ज़्यादा फोकस है लीग. देखिए हालांकि एंचेलोटी को आप नहीं हायर करते लीग जीतने के लिए, आप कब जीतने के लिए? मैं आपको कहने लगा था कि that doesn't make sense to me. You know why? Because there's one club that is more obsessed with the Champions League than any other club in the world. That's Real Madrid. And there's one coach that's obsessed more than with Champions League than any other coach. That's Ancelotti. अच्छा, दूसरी टीमों की बात करें, but they still qualify, so they like that's the thing. ठीक हो गया. ला लीगा के डिफेंडिंग चैंपियंस एटलेटिको मैड्रिड ट्रैवल्ड टू मिलान टू प्ले AC मिलान, और वो एक मैच बहुत दिलचस्प मुकाबला था जिसके अंदर मिलान ने गोल किया और उसके बाद उन्हें रेड कार्ड हो गया, और फिर उसके बाद एटलेटिको वाज चेजिंग द गेम. पहले ग्रीजमैन ने गोल किया, लेकिन द हाईलाइट ऑफ द पॉइंट वाज अ पेनल्टी गिवन बाय VAR व्हिच इन ऑल ऑनेस्टी शुड नॉट हैव बीन गिवन, क्योंकि पहले एटलेटिको के प्लेयर का हैंडबॉल हो गया था बिफोर द बॉल टच द आर्म ऑफ द डिफेंडर. सो एक तो VAR वहाँ पे केम इन एंड सेव्ड एटलेटिको. दूसरा सेविया का जो मैच था उसके अंदर भी सेविया बिल्कुल हार रहा था, और बिल्कुल एंड पे जाकर सेविया को एक मतलब मैच चल पड़ा, आगे चला गया, पता नहीं कहाँ पर पहुँच गया. उसके बाद VAR ने वापस बुलाया और VAR ने एक सिंपल से टैकल पे ना सिर्फ पेनल्टी दी, उन्होंने सेकंड येलो करके रेड कार्ड भी दे दिया. एंड इट sort like happened, the double jeopardy situation happened there, जिसके बाद Rakitic stepped up और उन्होंने penalty convert की and saved Sevilla from a loss against Wolfsburg. Villarreal lost to Cristiano Ronaldo. यही बात है. मैं समराइज कर रहा हूँ कि जो ला लीगा की टीम्स के साथ जो हो चुका है. Yes. I think सबसे पहली चीज़ एटलेटिको मैड्रिड की पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, 2 fascinating things that happened in that match is के this was Luis Suarez's first goal away from home in the Champions League in 5 years. And the other thing that happened, and लोगों के लिए सरप्राइजिंग हुआ, ग्रीजमैन इस सीजन वापस आए एटलेटिको मैड्रिड के लिए. आपको पता है वो जितने मिनट इस मैच से पहले फील्ड पर खेले हैं, he has not had a single shot on target. ठीक है, and he's played a lot of minutes. And this is the first goal he scored and also his first like time he's hit the target. So that was surprising. The problem with that Atletico Madrid are facing right now is कि Diego Simeone ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, he's very open in his press conference. He said we are a woeful team in the first half. And every La Liga match, अगर आप La Liga follow करते हैं, आपको नजर आता है कि first half में वो they play some weird style of football which is not Simeone, which is not Atletico Madrid. It's almost like it's not the same intensity. I don't want to use that word, but Simeone की टीम्स के अंदर वो बहुत देखने को मिलता है. Second half में they play much better and get out of jail mostly. They lost. They couldn't do that at the weekend in the previous La Liga match. Is the biggest problem is कि the two major players जो उनके हैं वो Trippier और Llorente हैं.
वो दोनों लिंक अप करते हैं. व्हेन ग्रिezmann इज प्लेइंग तो ग्रिezmann राइट पे ड्रॉप कर जाते हैं एंड देन Llorente कांट मेक दैट रन. सो देन एटलेटिको हैव नो आउटलेट्स टू स्कोर गोल्स एंड दैट्स वेयर दे स्ट्रगल. ठीक है जी. इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम्स के अंदर भी मतलब लिवरपूल मैनेज टू विन 5-1 अगेंस्ट पोर्टो, और उसकी वो भी एक बहुत ही वेर्ड किस्म का मैच हो रहा था जिस तरीके से वो गोल्स हो रहे थे, लेकिन अगेन कॉम्प्रिहेंसिव विन. उसके अलावा यूवेंटस चेल्सी यूवेंटस won 1-0. I'm so happy. I mean, I'm not happy at the win. I'm happy at the clean sheet which they finally got. You remember what I after said when last time we talked about Juventus here? I said कि Juventus तो वो टीम होती थी जो ना खुद खेलती थी ना खेलने देती थी. And clean sheet and 1-0 is basically Juventus. नहीं, लेकिन इसमें भी अभी Juventus should have won by 3 goals at least, क्योंकि no Chiesa ने जिस तरीके से वो Chiesa लियोनेल मेसी से बड़ा प्लेयर है. भाई जो आपकी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस वक्त दुनिया का बेस्ट प्लेयर होता है. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स पे नजर देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो ज़ूम. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. हमने आपको अपने पिछले शो में बताया था कि लाहौर में ड्रिफ्ट डे चैलेंज हो रहा है, ओपन ड्रिफ्ट डे चैलेंज हो रहा है, और वो हमने आपको बताया था कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को होगा. तो कल बहुत दिलचस्प हमें मुकाबले वहाँ पे देखने को मिले और आज भी होगा, और कल वहाँ पर फाइनल होगा, मेन इवेंट होगा. और मैंने जिस तरह पहले भी जब हमने फाइट कार्ड यू जाकर कवर किया था, कार्ड फाइट, तो हमने देखा था कि वहाँ पर और भी एक माहौल बन जाता होता है जहाँ पर इट बिकम्स अ गुड इवनिंग फॉर द फैमिलीज टू गो एंड एंजॉय द अदर एक्टिविटीज़ लिंक्ड विद इट एज वेल. सो कार्ड फाइट के बाद अब ये वाला इवेंट भी कल फाइनल इसका होगा लाहौर में. अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ जाएं, ऑनलाइन जाएं रेड बुल के सोशल मीडिया एसेट्स वगैरह पर, और वहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अगेन SA गार्डन्स में आई बिलीव ये इवेंट हो रहा है. सो प्लीज़ व्हेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चेक इट आउट. आपकी स्क्रीन्स पे अभी भी चल रहा होगा कि ड्रिफ्ट चैलेंज होता क्या है. उसके अलावा एक और जो पाकिस्तान के लिए एक सिग्निफिकेंट न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, नस्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन दी जो एक इंजीनियरिंग कंपटीशन होता है जिसके अंदर इट इज़ अ फार्मूला रशिया कंपटीशन, एंड दे केम इन सेकंड. और ना सिर्फ ये सेकंड आए बट दे वर ऑल्सो बिजनेस प्लान में भी दे टुक द पोडियम. जो इन्होंने बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया था, साथ में डिज़ाइन में भी था, और प्रोटोटाइप को उनका दे फिनिश्ड टॉप 2. हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो इनकी टीम के लीडर थे इस्माइल इकबाल साहब, उनका भी इंटरव्यू करें. और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये कौन से फार्मूला वाले हैं, आई थिंक ये वही वाले हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, जो एक शो पर उन्होंने कहा था कि अभी तो फार्मूला है, और आपने टेस्ट किया अभी तो ये फार्मूला. सो यस, अपॉलजीज, आई नो दैट वाज द लो हैंगिंग फ्रूट, आई जस्ट टुक दैट. अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ, आपके सवालात की तरफ चलते हैं. अगेन हर दफ़ा की तरह आपके बहुत ज़्यादा सवालात हमें आए. वसीम खान साहब के टेन्योर से रिलेटेड सवाल आए थे, तो वो तो हमने कोशिश की कि वसीम खान के टेन्योर की वैसी बात करें, लेकिन लेट्स हैव द ट्वीट्स ऑन द स्क्रीन ताकि लेट्स डाइव इनटू दैट. अच्छा, राफे रिहान पूछ रहे हैं कि आपके नज़दीक इस वक्त बेस्ट मैनेजर कौन है यूरोप में, और दूसरी बात ये कि आपके नज़दीक हु शुड टेक ओवर आफ्टर कूमन, रोबर्टो और जावी और समवन एल्स. मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ इस वक्त आंद्रे पिर्लो का नाम भी लिस्ट में है. ओके. पहले लेट्स टॉक अबाउट इन योर ओपिनियन द बेस्ट मैनेजर राइट नाउ. आपको किसकी चीज़, मतलब किसकी द वे दे पुटिंग थिंग्स आउट, आपको कौन इस वक्त सबसे ज़्यादा वो लग रहा है? आई थिंक बेस्ट एंड फेवरेट में फ़र्क है. मेरा फेवरेट मैनेजर पाको खामिस है, but I don't think आपका फेवरेट तो वैसे रोबर्टो मार्टिनेज है. Yeah, Roberto Martinez is another one I enjoy watching his football. But I think अगर आप बेस्ट की बात करें तो it will be hard to look past any of the English teams, because इस वक्त English teams के अपने सारे दुनिया के मैनेजर्स इकट्ठे कर लिए हैं. I think I really like Pochettino as well, but it's very difficult to find a winner, clear-cut winner. Zidane's not managing any coaching right now, but Allegri I rate really highly at Juventus. Tuchel, Klopp. बेस्ट मैनेजर पूछा यार, सबका प्लेइंग 11 ही मांग रहे हो. पेप गार्डियोला, क्लॉप, तुखल, एलेग्री एंड पोचेटिनो में से एक. चलो, वैसे भी ओवरऑल आई मीन या. अच्छा, हु डू यू थिंक शुड टेक ओवर फ्रॉम कूमन? सो बेसिकली दिस इज वेयर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि लुइस सुआरेज का इंटरव्यू है. लुइस सुआरेज ने कहा कि मैं कभी नहीं भूलूंगा जो बार्सिलोना मेरे साथ किया, तो मैं चावी को भी ये एडवाइस दूंगा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कम एंड कोच बार्सिलोना. तो
एंड चावी ऑल्सो रिजेक्टेड अर्लियर बिकॉज उनको लगता है कि नहीं सही टाइम फॉर चावी, दिस विल नॉट बी कंफर्टेबल बिकॉज वो उन प्लेयर्स को कोच कर रहे होंगे जिनके साथ वो खेलते थे। एक तो वो मसला कि उनको टीम से निकालना कैसे, और दूसरा इट्स नॉट, इफ ही वांट्स टू बिल्ड अ रियल करियर इन मैनेजमेंट, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कम टू बार्सिलोना। ठीक हो गया, तो फिर कौन बचा पीछे? रोबर्टो मार्टिनेज, एंड ये पहले भी बात हो चुकी है, रोबर्टो मार्टिनेज के साथ इनकी बात पहले भी चल रही थी, एंड देयर सम र्यूमर गोइंग ऑन अबाउट सम अदर एक्स बार्सिलोना player who might take the job. I don't know who that is, but basically there is rumors going on in Barcelona. It's one of the. और कौन है इस वक्त यार जिसका मैनेजर? Rijkaard hasn't coached in the longest time. Yeah, I don't think Rijkaard's going to come back. But if he does, I'd be really happy. I'm a huge Rijkaard was fan. Good. मेरे नज़दीक पेप के लिए सारा प्लेटफॉर्म सेट राइकार्ड ने किया था। उस पे वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन, लेंथी आर्गुमेंट जो हमारे होते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दुआ, थैंक यू सो मच आपके सवाल का। प्लीज टॉक अबाउट वसीम खान एंड हिज टेन्योर। हमने ऑलरेडी अपने शो के पहले हिस्से में पूरा सेगमेंट उसी पे बात की है। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल वकास निसार का है। स्कोर 200 एवरीवन बैट्स एंड बॉल्स, or restrict the batting side to lower score by playing genuine bowlers and less all-rounders? रेहान, ये क्वेश्चन मुझे इसलिए पता है क्यों लगा है, क्योंकि ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज इधर एग्जिस्ट करती हैं। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ और फेथ है एटलीस्ट T20s में इन हैविंग ऑल-राउंडर्स, जबकि मेरे नज़दीक 5, मतलब मुल्तान इस्लामाबाद ही है सारा कुछ, टू हैव 5 प्रॉपर bowling options and then have the match. This is let's have this conversation. I can guarantee you कि अगर आपके पास आंड्रे रसल हो तो आप अपनी टीम चेंज करेंगे। I can guarantee you if you find those all rounders so you will change your lineup, ठीक है। And similarly I can guarantee you I will also change my team if I get those resources, ठीक है। It depends on आपके पास resources क्या हैं, और सबसे important चीज़ हर मैच में 200 नहीं हो सकती, पिच बहुत ज़रूरी है। नेशनल T20 का आपका जो पहला फेज था उसमें एवरेज स्कोर 130 से लेकर 150 तक वॉज अ गुड स्कोर। अभी जो पिच पिछले 2 दिन में आई है उसका 200 स्कोर होगा। तो नंबर ऑफ रन्स डजंट मैटर, आप वो बेसिकली पिच डिटरमिन करता है कि कितने होंगे। आपने अपने रिसोर्सेज मैक्सिमाइज करने हैं। द थिंग इज़ कि आई थिंक दोनों अप्रोचेस के अंदर आपको एक चीज़ तो नेसेसरी है कि आपको T20 के अंदर 5 से 6 बॉलर चाहिए। अब आपके ऑलराउंडर्स हों या वो आपके जेन्युइन बॉलर्स हों, दैट इज़ योर आपको 6 ऑप्शंस चाहिए। 6 ऑप्शंस चाहिए, ठीक है। अब उनमें से आपको स्पेसिफिक रोल्स के लिए कुछ बॉलर चाहिए। पावर प्ले के लिए आपको एक लीडर चाहिए, आपको डेथ ओवर्स के लिए एक लीडर चाहिए, ठीक है। उसके इर्द गिर्द यू कैन मेक दी एंटायर टीम। ये बहुत बेसिक चीज़ें, इसके बाद सारी टीम बनती है, उसमें ऑलराउंडर आए या ना आए। अगर किसी टीम के पास ऑलराउंडर ज़्यादा हैं तो अगर वो यूज़ नहीं करे तो उनकी बेवकूफ़ी है। अगर किसी के पास ऑलराउंडर्स नहीं है तो अगर वो अपने फुल बॉलिंग रिसोर्सेज यूज़ नहीं करे तो उनकी बेवकूफ़ी है। तो आई थिंक इट्स डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज यू हैव, इट्स ऑल रिलेटिव टू द पिच यू आर प्लेइंग एट। ठीक हो गया जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल, बिलाल सईद साहब कह रहे हैं कि हम बात करें हसनैन की, आज़म की, खुशदिल की परफॉर्मेंस की, बट मेजर कंसर्न इज़ शादाब खान हु इज़ लीडिंग स्पिनर ऑफ आवर टीम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। तो शादाब पे बात हो रही है। आई थिंक ज़्यादा जो लोग बात करें वो ऑब्वियसली उनकी नज़र डालते हैं उनकी स्पिन बॉलिंग पर ही और उनकी बॉलिंग पर ही करते हैं। वरना मेरे नज़दीक जब आपके पास एक नवाज़, एक इमाद और एक शादाब हो तो बिटवीन द 3 of them your batting is also covered and your spin options are also covered. Yeah, and I think एक और चीज़ लोगों को ये रियलाइज़ करनी है with शादाब। And by the way, शादाब is the leader in the dressing room. मैंने कई दफ़ा ये T20 मैचेस में भी देखा है कि आप बेशक वेस्ट इंडीज़ वाला मैच ही निकालें जो पाकिस्तान ने लास्ट खेला है, कि जो प्लेयर्स थे उनके इर्द गिर्द they used to come up to शादाब for a lot of consultation as well. So I think हमें इस वक्त, हम बाहर बैठे में, हमें इस वक्त ड्रेसिंग रूम के अंदर किसका क्या रोल है, क्या इन्फ्लुएंस है, उसका भी अभी सही तरह अंदाजा नहीं है। And I also think कि आपका एक थंडरबोल्ट 14 _@thunderbolt14 ऑन ट्विटर, उन्होंने एक बहुत कमाल ट्वीट की थी कि पाकिस्तान की 11 जो वर्ल्ड कप में होगी कि ये एंड उसमें था सैम्पल साइज एंड ऑल। So Shadab last in the National T20 Cup had 3 Man of the Match awards, was one of the top players and also he's पहले 3 मैचेस में वहाँ पे स्ट्रगल किया, इसमें भी बॉलिंग में स्ट्रगल किया, 2 catches dropped, had a good innings 30 odd। पर आप मुझे ये बताएं कि अगर वो वाइस कैप्टन है टीम के एंड एज अ कैप्टन ही इज़ डूइंग रियली वेल फॉर हिज टीम एंड वो फील्डिंग ठीक कर रहा है और वो बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपकी बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो व्हाट इज़ द इशू देयर? द इशू, आई विल टेल यू व्हाट द इशू इज, जो क्योंकि ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस कराना चाह रहा हूँ जो सवाल करते हैं उनका, वो ये कहते हैं कि यार ही इज योर मेन स्पिनर। आई मीन वो उन्हें वो पेनिट्रेटिव स्पेल्स नहीं मिल रही
from Shadab. This is the argument. I that get is it, coming and from him. I completely agree with that. कि उसकी bowling is not as effective as it used to be in terms of the wickets that he's taking. That is completely true. ठीक है, इसमें कोई there is no two ways about it. I accept that. The thing is कि आप ज़रूरी नहीं कि आप एक बंदा जो आपकी बॉलिंग में विकेट नहीं दे रहा उसको ही आपने लीडर कहना है स्पिन बॉलिंग अटैक का, ठीक है. यू कैन बेसिकली यूज नवाज एज वेल, हु इज बॉलिंग रियली वेल. ही कैन बी द लीडर ऑफ दैट अटैक एंड देन यू कैन यूज शादाब इन अदर एरियाज, और इमाद कैन बी दैट एंड देन यू कैन यूज शादाब इन द अदर एरियाज. अगर शादाब विकेट ले रहा है तो फिर वो लीडर बन जाएगा और इमाद कैन डू ऑल दोज अदर थिंग्स. सो इट्स ऑल अबाउट इट, नेवर अबाउट एनी इंडिविजुअल. एंड दैट्स द थिंग विद द T20 टीम कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है द टीम नीड्स टू कंट्रीब्यूट टू द टीम्स गोल्स. अगर एक बंदा 49 पर बैटिंग कर रहा है और उसको 50 होने लगी और दूसरे बंदे खेल रहा है आखिरी बॉल ओवर की और लास्ट ओवर में मैच जा रहा है, तो द गाय शुड फिनिश इट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इसकी 50 पूरी हो. दैट इज हाउ टीम्स वर्क, अदरवाइज यू विल ऑलवेज हैव दिस इशू. एंड इफ द थिंग दैट दीज गाइज ब्रिंग, नवाज, शादाब, इमाद इज बैटिंग एज वेल. The other thing they bring is Nawaz and Shadab fielding, and that's very important. That's going to be very important in a T20 match. ठीक हो गया जी. ये था जी हमारा आज का शो. आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. आपके भी काफ़ी ज़्यादा सवाल भी थे जो हम आज डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से उस पर बात नहीं हो सकी. लेकिन अगली दफ़ा तक के लिए रेहान उल हक और हैदर अज़हर को इजाज़त दें. we'll be back. यार ये मुझे एंडिंग फिर से करने दें. ठीक है जी, ठीक है, ठीक हो गया. हाँ, आपके और भी सवालात हमें आए हुए थे. हम कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शो का हिस्सा बनाएं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आई अपोलोजाइज़ कि हम ज़्यादा सवालों पे बात नहीं कर सके. लेकिन कुछ दिनों बाद आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे. अगली दफ़ा तक के लिए रेहान उल हक और हैदर अज़हर को इजाज़त दें. खुदा हाफ़िज़.